हेलो दोस्तों, मैं MM साहिल, राउज IAS देहरादून आपका स्वागत करता हूं। आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे, जो कि सिविल सेवा के लिए एक अत्यंत उपयोगी विषय माना जाता है और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सकुशल होंगे। आज हमारा जो विषय है वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक ऐसा विषय है जिसके अभाव में बड़ा स्कोर करना असंभव सा है। भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ा जाए और कैसे लिखा जाए, ये भी अपने आप में एक समस्या का विषय माना जाता है। ऐसे विद्यार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं या 2-3 अटेम्प्ट कर चुके हैं और वह प्रारंभिक परीक्षा सफल या सक्सेस उत्तीर्ण करने में असफल हुए हैं, तो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए गहन अध्ययन के साथ जो है आधुनिक भारत की शुरुआत की जा रही है, जिसकी शुरुआत उत्तर मुगल काल से प्रारंभ होगी। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है आधुनिक भारत एक ऐसा टॉपिक है जहां प्रीलिम्स एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न इसी पार्ट से पूछा जाता है। आइए तो हम अध्ययन करते हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का जो एक तरीके से अध्ययन किया जाता है वो हमारे एक तरीके से मुगल काल के पतन के रूप में भी देखा जाता है। भारत के अंतर्गत जब बाबर के द्वारा मुगल काल की स्थापना कर दी गई, तो धीरे धीरे उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई और औरंगजेब के द्वारा भारत में सर्वाधिक जो है विशाल साम्राज्य को मुगल काल के अंतर्गत स्थापित किया गया। उनके उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य को एक तरीके से बनाए रखने में असक्षम साबित हुए, जिसका मौलिक कारण जो है प्रशासनिक अयोग्यता का अभाव माना गया। जब प्रशासनिक अयोग्यता का अभाव माना गया तो धीरे धीरे मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई। जिस समय हमारे औरंगजेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब के शासनकाल के अंतर्गत 21 सूबे थे। इन 21 सूबों के अंतर्गत उनके पुत्रों को ही सूबेदार बनाया गया था, जिसमें हमारा उनका सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम काम्बक्स क्रमशः जो है एक प्रकार से जो है काबुल, बीजापुर आदि के देखिए क्या है सूबेदार थे। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस उत्तराधिकार का एकमात्र उद्देश्य था दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना। अब दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना था तो इस कारण से तीनों भाइयों के अंतर्गत उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस उत्तराधिकार के युद्ध के अंतर्गत 2 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें पहली लड़ाई थी जंजो या जजाऊ का युद्ध। मोहम्मद मुअज्जम एवं मोहम्मद आजम दोनों भाइयों के बीच लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि बड़े भाई मोहम्मद मुअज्जम के द्वारा छोटे भाई आजम को पराजित कर हत्या कर दी और इनका क्षेत्राधिकार या एक तरीके से जो है उत्तर मुगल काल के अंतर्गत हमारे मोहम्मद मुअज्जम का प्रभुत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ बीजापुर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुअज्जम के द्वारा काम्बक्स को पराजित कर दिया। मुअज्जम
के द्वारा कामबख्श को पराजित कर दिया। जब कामबख्श को पराजित कर दिया गया तो 65 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन अर्थात दिल्ली की गद्दी पर और मुगल साम्राज्य का सम्राट बना। अब जैसे सम्राट बना तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया। भारत के अंतर्गत जब 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन की गद्दी पर शासन करता है, तो मुगल सिंहासन की गद्दी पर कार्य करते हुए कुछ ऐसे जो है गतिविधियां की जिनसे अक्सर सिविल सर्विस एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मेरा इस बात का विश्वास है कि यदि हम पूर्णता और गहराई से अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हम सिविल सेवा में आए हुए प्रश्नों को सरलता से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं बहादुर शाह प्रथम। जब बहादुर शाह प्रथम एक तरीके से जो है मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा तो मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम उसने शाह आलम, यानी कहने का अभिप्राय क्या था कि 65 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम जब बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा तो बैठने के उपरांत उसके द्वारा सर्वप्रथम शाह आलम की उपाधि धारण कर ली। अब शाह आलम की उपाधि धारण करने के उपरांत जब राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किया तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा राजनीतिक दूरदर्शिता और कुछ हद तक प्रशासनिक क्षमता को भी सिद्ध करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहादुर शाह प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक दूरदर्शा रही सुलह कुल की नीति। यानी कि क्या था कि बहादुर शाह प्रथम के क्रियाकलापों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण नीति उसकी मानी जाती है सुलह कुल की नीति। इस सुलह कुल की नीति को उदारता की नीति के रूप में भी जाना गया। इस सुलह कुल की नीति को मित्रता के रूप में भी जाना गया। क्यों? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत उसने अपने पिता के विपरीत कट्टरपंथी नीति अपनाने की बजाय उदारता की नीति अपनाई। और जब उदारता की नीति अपनाई तो इस उदारता के साथ उसने जाट, सिख, राजपूत आदि के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें बहादुर शाह जफर कुछ हद तक सफल भी रहे। अब देखिए, जब उन्होंने मित्रता की नीति अपनाई तो इस मित्रता या सुलह कुल की नीति के अंतर्गत बहादुर शाह जफर के द्वारा कुछ सकारात्मक कार्यों का संचालन किया गया, जिसमें साहू का पुत्र संभाजी, यानी कि क्या था कि संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया गया, जिन्हें उनके पिता औरंगजेब द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अर्थात क्या था कि उनका एक सकारात्मक कार्य क्या था कि मुगल शासन के अंतर्गत संभाजी के पुत्र शाहू को बहादुर शाह प्रथम मुगल कैद से आजाद कर देते हैं। मुगल कैद से आजाद करने के उपरांत मराठाओं के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो जाते हैं। तदुपरांत उन्होंने सिखों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके गुरु गोविंद सिंह को मुगल सेवा के अंतर्गत भर्ती कर लेते हैं। अर्थात उनके दरबार में ही उन्हें राजकीय सम्मान अर्थात प्रदान किए जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो उनका सकारात्मक कार्य था कि बहादुर शाह जफर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जजिया कर क्या था कि भारतीय हिंदू व्यापारी पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का कर था, जिससे जनता की सहानुभूति बहादुर शाह जफर के द्वारा प्राप्त की गई। अब जब जजिया कर को उन्होंने समाप्त कर दिया तो जजिया कर को समाप्त करने के उपरांत बहादुर शाह जफर पहले ऐसे उत्तर मुगल काल के अंतर्गत बादशाह हुए जिन्होंने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त कर दिया। तदुपरांत उनके समय में यूरोपियन लोगों का आगमन भी हुआ।
यूरोपियन लोगों के आगमन में क्या था कि एक डच प्रतिनिधि मंडल उनके दरबार में आया, जिसमें पुर्तगाली स्त्री जूलियाना के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिनकी भूमिका और क्रियाकलापों से प्रभावित होने के उपरांत बहादुर शाह जफर के द्वारा उनको बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। ये सवाल यूपीएससी के अंतर्गत कई बार पूछा गया है ना। बीबी फिदवा की उपाधि दे दी गई। तदुपरांत बहादुर शाह जफर प्रथम की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के उपरांत उन्हें उनके पिता की कब्र, जहां महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंतर्गत ही, वहीं पर दफना दिया जाता है, जिसके कारण से क्या कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद औरंगजेब के आंगन के मकबरे के अंतर्गत उनको दफना दिया जाता है। अब जब दफना दिया जाता है तो हमारे कुछ इतिहासकार बहादुर शाह प्रथम के सकारात्मक कार्यकलापों को देखते हुए इस बात को स्पष्ट यह लिखते हैं कि ये अंतिम जो है मुगल बादशाह है जिसने कुछ सकारात्मक एवं अच्छे कार्य किए। बहादुर शाह जफर की लापरवाही के कारण लोगों के द्वारा इन्हें शाहे बेखबर उपनाम से भी पुकारा गया।